नमस्ते, आप सभी का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में जिसमें हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे माइनॉरिटीज़ की और माइनॉरिटी अपीज़मेंट की। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, उनको बचा के रखना, उनका संवर्धन करना, उनको सुरक्षित रखना, किसी भी सभ्य समाज में ये बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व रहता है। तो ऐसा एक विमर्श, एक ऐसा नैरेटिव हमारे देश में चल रहा है। कब, किसने क्यों चलाया, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आज इस तरह का एक नैरेटिव या विमर्श है कि बहुसंख्यक समाज के ऊपर ये दायित्व है कि अल्पसंख्यक कैसा भी हो, उसको बचा के रखना बहुसंख्यक समाज का एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एक नैतिक दायित्व है। तो आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रही हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर टीना मेहंदले जी, जिनसे आप पहले मिल चुके हैं। तो कृपया शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि ये बात और लोगों तक पहुंच सके। जी, पहले तो लीना जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार जी, लीना जी, हमने इस विषय पर एक बार पहले थोड़ी सी चर्चा की थी कि माइनॉरिटीज के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को, ईसाइयों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, संविधान में भी और नेताओं के द्वारा भी। तो बल्कि जो पहले कुछ लोग कहते थे कि हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते हैं, वो पहले से अधिक करते हुए दिखाई देते हैं। और अब इसमें जो आम लोगों को एक समस्या लगती है कि वैसे तो ये विमर्श बड़ा आकर्षक सा लगता है कि जो बेचारे अल्पसंख्यक हैं, तो उनको बचा के रखना, उनको सुरक्षित रखना, ये बहुसंख्यक समुदाय का दायित्व है। इस तरह का एक उनके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, नैरेटिव में ऐसा है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि जो माइनॉरिटी है, उसकी वो क्या करना चाहता है, उसका अपना कैरेक्टर क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है। तो क्या वो माइनॉरिटीज, उनका जो कोर डॉगमा है, उनकी जो मूल विचार है, वो सनातन धर्म से मैच करते हैं, या जो संविधान है उसकी जो मूल भावना है उससे मिलते हैं, इसका विचार नहीं किया गया। लेकिन ये एक माइनॉरिटी वाला एक क्लॉज नहीं, कई क्लॉज ऐसे हमारे संविधान में भी हैं और डेली लाइफ में हम उसे प्रैक्टिस होता हुआ भी देख रहे हैं। जैसा अभी रिसेंटली आया कि बेचारे जो अल्पसंख्यक हैं, वो भारत देश पर एक बार पुनः इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने का सपना न केवल देख रहे हैं बल्कि उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो क्या हमें ये जो पॉलिसी है, माइनॉरिटिज्म अगर हम इसको बोलें, कि जहां पर अल्पसंख्यकों को एक आवश्यकता से अधिक प्रिविलेजेस दे दी जाती है, तो क्या ये सिस्टम ठीक है? ये हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक विचार है, हेल्दी थिंकिंग है? यहीं से यदि हम आरंभ करें तो। जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि हम जानते हैं, उत्तर हिंदुस्तान में सावन महीना शुरू हो चुका है, तो सबको सावन की बधाई। मैं इस बात पर आती हूँ कि जो अल्पसंख्याक शब्द जो किया जाता है, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्याक, या ये कहा जाता है कि चूंकि उनकी संख्या कम है, इसलिए वो अपनी बात दृढ़ता से नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए संविधान में सुविधाएं होनी चाहिए। तो इस तरह का हालांकि संविधान में कहीं भी माइनॉरिटीज शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इसका जिक्र नहीं है, कहीं नहीं है। केवल संविधान की एक धारा है, धारा क्रमांक 30, जिसमें ये कहा गया है कि जितनी माइनॉरिटीज हैं उनको अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को
आगे बढ़ाने की फैसिलिटी, आगे बढ़ाने की सुविधा, अपने तरीके से उनको एजुकेशन देने की सुविधा उनको अतिरिक्त रूप से मिलनी चाहिए। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दूंगी कि जो कर्नाटक में एक मैंगलोर नाम का एक हिस्सा पड़ता है छोटा, और उस एक मिनट, मैं अपने मोबाइल को ऑफ कर रही हूँ। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया जी। तो मैं एक उदाहरण दे रही थी कि मैंगलोर का जो कर्नाटक का एक छोटा हिस्सा है, उसके आसपास एक कम्युनिटी है जो कि तुलु लैंग्वेज है, और तुलु में या कोंकणी में बात करते हैं। मैंगलोरी उनकी खान पान, उनके तरीके इस तरह से थोड़ा सा अलग है। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, जिसमें वो काफी आज की भारत की एक बहुत अच्छी संस्थाओं में से एक संस्था है, मणिपाल। लेकिन वो उनकी स्थापना के समय उन्होंने ये कहा था कि हम बेसिकली जो हमारी जो बहुत छोटी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को अपने तरह का व्यवहार, अपने तरह का खान पान, अपनी तरह की जो रीति रिवाज है, उनको प्रमोट करने के लिए हमने ये इंस्टीट्यूट चलाई है। तो इस तरह का अलाउड तो किया जा सकता है, किया जाना भी चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह की माइनॉरिटी की बात करें तो मेरे दिमाग में एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में सिमटी हुई एक बड़ा छोटा सा जो पॉपुलेशन है, जो कि एक पर्टिकुलर तरीके के रीति रिवाज या परंपराओं को, खान पान को, ड्रेस कोड को मानता है, इस तरह से। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रायः भारत में जो भी हमारे जन समुदाय रहते हैं, उनके विषय में जब हम सोचते हैं तो हम उनको हम दो तरीके से हम उनको देखते हैं। एक, क्या वो भारत के प्रति समर्पित हैं? दूसरा, जो भारत की सनातन संस्कृति चली आ रही है 5-6 हजार वर्षों से भी पहले से, तो क्या इस सनातन संस्कृति का सम्मान रखते हुए वे इस देश में रह रहे हैं? अब अगर हम बात करते हैं, तीसरा एक मुद्दा ये भी आ जाता है कि उनकी संख्या क्या है, आज उनकी जनसंख्या क्या है, और चौथा, जैसा आपने बताया कि उनका रवैया क्या है। तो ये 4 बातें हो जाती हैं। अभी हम जो पिछले 2-3 महीने में देश में जो बात चल रही है, और उससे पहले जो पिछले 20-30 वर्षों से जो बात चल रही थी, उसकी अगर हम बात करें तो हालांकि संविधान में कहीं भी रिलीजियस माइनॉरिटी का जिक्र नहीं है। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए उनको अपने तरह के स्कूल खोलने की अनुमति दी जा सकती है, इतना ही केवल संविधान में वर्णन है। लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया कि हमारी सरकारों ने एक अल्पसंख्याक मंत्रालय बना दिया, और उस अल्पसंख्याक मंत्रालय को हजारों करोड़ रुपए का बजट दे दिया, और कहा कि इसको आप केवल माइनॉरिटी के लिए खर्च कर सकते हैं। तो माइनॉरिटीज में हम अभी किन लोगों को गिनते हैं अपने यहाँ? तो मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और कुछ अगर 2-3 और छोटी मोटी हो, तो वो बिल्कुल ही माइनॉरिटीज के बिल्कुल ही इतने छोटे कगार पर हैं कि उनको हम माइनॉरिटी में अभी ले भी नहीं। मुख्यतः ये 6 हैं। इनमें से जो 98% जो बजट जाता है वो मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटीज को जाता है। बाकी सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, इन कम्युनिटीज के लिए नहीं के बराबर बजट जाता है। और ये इसकी चर्चा मैं इसलिए करती हूँ कि जिस मुस्लिम कम्युनिटी की लोक संख्या आज हमारे देश में 20% के करीब है, असल में तो इनको माइनॉरिटी कहा ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन चूंकि
हमने संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं किया कि हम माइनॉरिटी किसे कहेंगे या किसे नहीं कहेंगे, और हमने बस एक गणित लगा दिया कि अच्छा हिंदू 80% है, मुसलमान 20% है, तो वो माइनॉरिटी हो गए। तो अगर इस तरह का गणित लगाना है तो पहले भी हमने चर्चा की थी कि ये गणित तो तब तक चलता रहेगा जब तक वो 49.999% से भी आ जाए, तभी हम उनको माइनॉरिटी ही कहना पड़ेगा, क्योंकि गणित जो है वो क्या कहेगा कि हाँ 50 से कम है तो माइनॉरिटी हो गया, 50 से ज्यादा है तो मेजॉरिटी। ये गणित हम समाज के लिए, राष्ट्र के चिंतन के लिए, राष्ट्र हित के लिए जब हम बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, और इस राष्ट्र में सांस्कृतिक भेदभाव तो रह सकता है, लेकिन हिंसाचार की तरफ बढ़ने वाला सांस्कृतिक भेदभाव इस देश में अगर नहीं रखना है हमें, तो हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो 20% कम्युनिटी आ गई है पॉपुलेशन के हिसाब से, उसको हम माइनॉरिटी में नहीं रख सकते। पिछली बार भी हमने ये जिक्र किया था कि इंडस्ट्रियल एक्ट वगैरह जो होते हैं, या पूरे देश में, पूरे विश्व में एक कंसेप्ट होता है कि एक साइजेबल जनसंख्या जो कि अपना प्रभाव डाल सकती हो, जिसकी बात सुनने के लिए लोग लालायित भी होते हैं, और जिसकी बात सुनने के लिए लोगों को मजबूर भी होना पड़ता है, मतलब वो अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इस स्थिति में जब वो आ जाते हैं तो इंडस्ट्रियल एक्ट के मुताबिक भी उनको हम अलाउ करते हैं एज अ साइजेबल रिस्पेक्टेबल ग्रुप, और फिर वो माइनॉरिटी में नहीं आते। तो हमें भी कुछ इसी तरह की सोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं देश में कि जनसंख्या विस्फोट में, अभी हम अगर बात करें तो लोग कहते हैं क्या हिंदुओं की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या पूरे देश में बढ़ रही है, लेकिन जहां कहीं जनसंख्या की वृद्धि डिस्प्रोपोर्शनेट, अभी ये बात खुल करके लोग भी करने लगे हैं कि इम्बैलेंस जनसंख्या वृद्धि अगर अलग अलग कम्युनिटीज में हो तो उसके कारण भी हिंसाचार बढ़ता है। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जो कम्युनिटी 20% पे आ गई, और खास करके हम माइनॉरिटी की बात कब करेंगे, या उनको हाशिए पर नहीं रखना है, इसलिए उनको अभ्युदय में शामिल करना है, उनको समृद्धि में शामिल करना है, ये बात हम कब कहेंगे, जब हम ये देखते हैं कि उनको इस तरह का कोई ओपनिंग या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। लेकिन अभी जो हमारे सामने समस्या है वो ये समस्या है कि मुस्लिम कम्युनिटी के ही नेतागण ये कह रहे हैं कि हम तो हाशिए पर थे ही नहीं कभी, हम तो हुकूमत करने वालों में से हैं, और हम यहाँ हुकूमत वापस करना चाहते हैं, और हम इस देश की जो सनातन संस्कृति है उससे हम कोई तवज्जो नहीं देते, उसका हम कोई सम्मान नहीं रखते, बल्कि हम उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये हमारा एजेंडा है, और ये एजेंडा जब हम अब जैसे पटना की जो घटना हुई, उस घटना में हम देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। तो ये अगर एजेंडा स्पष्ट रूप से कोई कह रहा हो तो फिर ये समय है जब हमें उनका विरोध करना पड़ेगा, और इस विरोध का जो मुझे सबसे आरंभिक स्टेप जो कि कानूनी है, वो स्टेप मुझे यही दिखता है कि जो हमारे अल्पसंख्यक मंत्रालय हैं उसमें हम मुस्लिम या क्रिश्चियन जिनकी साइजेबल कम्युनिटी की उनकी लोक संख्या है, या अगर ईसाइयों के क्रिश्चियंस के बारे में मैं कहूँ तो मिजोरम से उनका माइनॉरिटी का दर्जा हटा दिया जाए, केरल से उनका माइनॉरिटी का दर्जा हटा दिया जाए, तो फिर बाकी देश में उनको हम माइनॉरिटी स्टेटस में हम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कुछ दे दें अगर, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी ये भी बात आ जाती है कि एक मिनट, हाँ जी, इसमें ये जो आपने बात कही अभी
कि हम मिजोरम से हटा देंगे, तो उसमें प्रश्न फिर ये उठता है हमारे लिए कि हम ऐसी किसी कम्युनिटी को, देखिए मुसलमान किसे हम डिफाइन करते हैं, जो कुरान के अकॉर्डिंग चलेगा। जी बड़ा सिंपल, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। हिंदू को डिफाइन करना कठिन हो सकता है, लेकिन मुसलमान को डिफाइन करना बड़ा आसान है। ठीक जी वैसे ही जब हम किसी क्रिश्चियन की बात करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी को डिफाइन करना भी बहुत ही सरल है कि जो बाइबल को मानता है, जो उस डॉगमा को, जो चर्च को मानता है, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, बाइबल को तो मानेगा। अब इन दोनों ही विचारधाराओं की जो मूल है, उसमें उनका कहना है कि हमने तो सबको अपने जैसा बनाना, अपने जैसा कन्वर्ट करना। वो शब्दों का हेर फेर तो इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव तो यही है उनका। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उनकी अपनी इंटेंशन क्या है, अपनी नीयत क्या है? और दूसरा ये कि वो वैश्विक स्तर पर माइनॉरिटी नहीं है, वो मेजॉरिटीज है। एक बिल्कुल, ये फर्स्ट, बहुत सही मुद्दा आपने उठाया, बहुत ही महत्व का मुद्दा आपने उठाया कि अगर हम सिख कम्युनिटी को देखें, अगर हम पारसी कम्युनिटी को देखें, अगर हम जैन कम्युनिटी को देखें, तो वैश्विक स्तर पर ये कम्युनिटीज माइनॉरिटी में ही है। बौद्ध कम्युनिटी को अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर वो माइनॉरिटी ना है, नहीं है, लेकिन उनका कैरेक्टर अगर हम देखें तो वो, मतलब मैं समझती हूँ कि सबसे अधिक जो लोग अहिंसा की बात करते हैं, सबसे अधिक जो हिंसाचार को रोकने की बात अगर कोई धर्म करता है तो वो मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म है। तो इसलिए जब तक वो हमारे देश में रहते हुए जब वो अहिंसा के तत्व को फॉलो कर रहे हैं, तो वो वैश्विक स्तर पर ना भी अगर माइनॉरिटी में हो, तो भी अगर हमारे देश में वो है तो हमें उनसे दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत इस बात से भी है, ये आपने बहुत ही सही मुद्दा उठाया कि जो हमारे देश में जनसंख्या की दृष्टि से माइनॉरिटी कहे जाते हैं और वैश्विक स्तर पर जो मेजॉरिटी हो जाते हैं, तो जो विश्व मेजॉरिटी है वो हमारे देश की तरफ किस निगाह से देखती है, तो वो विश्व मेजॉरिटी हमारी तरफ इस निगाह से देखती है कि अगर उनके डॉगमा की, उनके पंथ की, मैं रिलीजन शब्द का उपयोग भी कर सकती हूँ, धर्म शब्द का उपयोग मैं नहीं करना चाहूंगी, उनके रिलीजन के लोगों के बारे में यहाँ अगर तिनका भी हिल जाता है तो वो सारा का सारा वैश्विक समुदाय इकट्ठा खड़ा होकर के हमें आंख दिखाने लगता है, धमकाने लगता है। ये ऑब्जेक्शनेबल। और इसीलिए हमें इस बात को भी सोचने के लिए अत्यावश्यक हो जाता है कि हम उनकी माइनॉरिटी स्टेटस को हम केवल उनकी निगाह से ना देखें, वैश्विक निगाह से देखें। हम ये भी जानते हैं कि भले ही हमने भारत में कितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन पहली बात कि वो हमारे आर्थिक प्रतिबंध पूरे नहीं पड़ रहे हैं, और दूसरी बात कि उन आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद इनके पास उन विदेशी देशों से इनके पास फंडिंग भी आ रही है। अर्थात वैश्विक स्तर पर क्या इनके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, इसकी बात अगर हम करें तो हम कहेंगे कि हाँ, इनको वैश्विक स्तर से फंडिंग आ रहा है, इनको वैश्विक स्तर से वैचारिक आपूर्तियां आ रही हैं, इनको वैश्विक स्तर से आरडीएक्स और टूल किट जैसी तमाम सुविधाएं, टेक्नोलॉजिकल शस्त्र की दृष्टि से इस तरह की सामग्री भी इनको मिल रही है। तो बात केवल आर्थिक या वैचारिक तक नहीं रहती है, वो फिजिकल हो रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे देश को कई स्टेप्स उठाने पड़ेंगे अगर इस हिंसाचार और हिंसक प्रवृत्ति को अगर हमें रोकना है। क्योंकि आज देखिए, एक नुपुर शर्मा की तो बात हर चैनल पे हो जाती है, और हर चैनल ने मेरे ख्याल से कम 20-30 घंटे का समय दिया होगा कि ओ नुपुर शर्मा ने ये कह दिया, लेकिन कोई बात नहीं करता कि रहमानी ने क्या कहा, कोई बात नहीं करता कि नुपुर शर्मा से पहले बोलने वाले जो मुस्लिम वक्ता थे उन्होंने क्या कहा। उसकी बात को सारे चैनल्स बोल कर जाते हैं। क्या वो डर रहे हैं? क्या
क्या उनके अंदर भी डर बैठा हुआ है कि अगर हम उनकी चैनल की बात करेंगे, अगर हम उनकी तरफ उंगली दिखाएंगे तो हमारे पर पता नहीं क्या संकट आ जाएगा, जैसा कि कन्हैया लाल के ऊपर आया, जैसा कि उमेश कोहली के ऊपर आया। तो ये क्या मीडिया वाले पहले से ही डरे हुए हैं, धमकी मिलने से पहले से ही? एक बात मैं और कहना चाहूँगी इस कि पे जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको इस पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं बताइए क्योंकि बताइए। ये जो आपने बात बोली है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। ये अपने जी आप में इंडिकेट करती है कि जिसे बेचारी माइनॉरिटी के रूप में कहा जा रहा है, वास्तविकता में उनका कितना बड़ा कंट्रोल है, उनका माइंड स्पेस पे कितना बड़ा कंट्रोल है, उनकी वीटो पावर कितनी भयंकर है कि वो पूरे के और पूरे उनका डर चैनल्स, कितना बैठा हुआ है, उनका हाँ, कि डर उनका कितना डर, बैठा हुआ एग्जैक्टली जी कि उनका कितना डर बिठाया हुआ है कि नैरेटिव बनाया जाता है कि मुसलमान डरा हुआ है, जबकि उन्होंने अपनी विचारधारा, इस विचारधारा ने हमारे देश के बड़े बड़े चैनल्स को और पॉलिटिशियंस को डरा के भीगी बिल्ली बना के रखा हुआ। तो क्या इस जी। तरह की विचारधारा को पोषित पल्लवित किया जाना चाहिए, या इसकी वास्तविकता दिखाकर लोगों को बताना चाहिए कि ये विचारधारा किस चीज के लिए खड़ी है, किस चीज के लिए स्टैंड करती है, और हमें एक सभ्य समाज की तरह इसके प्रति क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? जी। मैं एक बहुत ही ताजा उदाहरण देना चाहती हूँ कि गौहर चिश्ती की बात सामने आई, उनके वीडियो सामने आए, अजमेर शरीफ दरगाह से के सामने आकर के उसने जो बात कही, उसका वीडियो बहुत अधिक वायरल हो चुका है, उसको सबने देखा हुआ है। अब उस वीडियो को आप अगर याद करते हैं तो वहां पर गौहर चिश्ती सामने आकर के ये कह रहा है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और उसके इर्द गिर्द कम से कम 30 लोग मुझे उस वीडियो में दिख रहे हैं जो आइडेंटिफाइबल हैं, जो कह रहे हैं सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब देखिए, हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारी मीडिया, कोई भी ये बात नहीं उठा रहा है कि वो 30 भी तो उतने ही गुनहगार हैं जितना गौहर चिश्ती है। सर तन से जुदा ये शब्द किसके मुंह से निकल रहे हैं? उन 30 लोगों के मुंह से जो सुनने वाले हैं और जो सुन करके बड़े हर्षित हो रहे हैं, आवाज में आवाज मिला रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। वो भी तो उतने ही गुनहगार हैं, क्योंकि आज गौहर चिश्ती के मुंह से ये नारा निकल रहा है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा। कल को आप गौहर चिश्ती को थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाइए, उनमें से दूसरा आदमी आकर के कहेगा गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और बाकी सब वही चैंटिंग करेंगे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो जब हम कहते हैं कि गौहर चिश्ती गुनहगार है, उसको पकड़ करके लाओ, उसको पुलिस ने पकड़ करके लाया, तो हम ये क्यों नहीं कह पाते कि वो सारे भी उतने ही गुनहगार हैं? और ये घटना आप याद करिए कि 17 जून की है, जबकि कन्हैयालाल की मृत्यु उसके बाद में हुई, 20 जून को हुई। तो अगर 17 जून को ही पुलिस चेत गई होती, 17 जून को ही पुलिस ने देखा होता कि इसको सुनने वालों में से कौन कौन है, उनके ट्रेसेस कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो उन दोनों का भी उसी समय हिसाब हो जाता कि ये दो हैं जो बाहर से आकर के इस अजमेर दरगाह के इस भाषण में सम्मिलित हुए हैं, ये वापस जा रहे हैं और इन्होंने ऑलरेडी धमका चुके हैं। तो अब मुझे बताइए कि अभी तक तो हमारी पुलिस, हमारी केंद्र सरकार, हमारी एनआईए तक इस बात पर भी नहीं चेती है कि वो जो लोग गौहर चिश्ती के वीडियो में दिख रहे हैं, उनसे पूछताछ करो, उन पे एफआईआर करो, कम से कम उनको बुलाओ और उनसे पूछो कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारा मंतव्य क्या है ना? तो ये भी हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए, और
एक मैं और कहना चाहती हूँ कि ये सारी जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स लेने में हम जितनी देर कर रहे हैं, उतना ही हम हिंसाचार को अपने ज्यादा से ज्यादा पास बुला रहे हैं। कई बार क्या होता है प्रशासन में, मैंने ये देखा है कि प्रशासन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, और प्रायः लोग मैंने प्रशासन में ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि ओ समस्या, ओ अभी बहुत छोटी, जब बड़ी हो जाएगी तो देखेंगे। तो वो समस्या को बढ़ने देते हैं, जिसको निप इन द बड कहा जाता है, वो नहीं करते। तो वो समस्या को बढ़ने देते हैं, और उनको ये बड़ा अधिक आत्मविश्वास होता है कि जब पानी सर से ऊपर जाने लगेगा तो हम मैजिकल छड़ी चलाएंगे और सारा संकट दूर कर देंगे। मान लो किसी दिन उनकी मैजिकल छड़ी नहीं चली तो क्या होगा? जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये उनको भी सोचना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे राष्ट्र का जो पहला संकट है, वो पहला संकट नीरज जी हमारे राष्ट्र का है कि हम सतर्क नहीं होना चाह रहे। हम अभी भी गाफिल हैं, हम अभी भी आलसी हैं, हम अभी भी काम इस तरह से कर रहे हैं कि हाँ चलो जो हो गया वो हो गया, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। इसमें एक चीज और है जी। अभी जितने हम इंस्टेंसेस देख रहे हैं कि नुपुर, वो जो उदयपुर में हुआ कि उन्होंने कन्हैया लाल जी का सर काट दिया, महाराष्ट्र में हुआ, पटना में अभी वो जो विजन 2047 डॉक्यूमेंट होता है, अब इनको वहां की जो लोकल पुलिस जब देखती है तो उनके लिए वो वहां की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। जो वहां का एसएचओ देख रहा होगा, वहां का डीएसपी देख रहा होगा, उसके लिए वो वहां की एक लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है। तो उसी मायोपिक व्यू से वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका पहला रिएक्शन क्या हो सकता है कि यार एक और नई सिरदर्दी आ गई हमारे लिए। दूसरा देख, चलो यार एक और मौका है पैसे कमाने का। दूसरा ये उनका नजरिया होता है कि चलो एक और मुर्गा हमारे हाथ लगा। जो जनरली मैं प्रशासन में रह चुकी हूँ और सारे प्रशासन को मैं इस तरह से बदनाम नहीं कर सकती, और ना परिस्थिति मैं जानती हूँ उसमें सारे लोग ऐसे नहीं। अब उससे हम सहमत है। मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ मैं उस पर आता हूँ कि एक तो कुछ लोगों के लिए वो सिरदर्दी का काम है, स्पेशली जब आप पुलिस देखेंगे। हाँ, सरदर्द उनको लगता है ये सरदर्द कहाँ से आ गया। हाँ, अब मुझे काम करना पड़ेगा, अब मुझे मुझे काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो वो उसको रफा दफा करने की कोशिश, जैसे उमेश कोले वाला ही ले लीजिए। सरकार दबाव बना रही थी या क्या था, वो उन्होंने हवा ही नहीं लगने दी कि इसके पीछे क्या कारण था। उसका परिणाम ये होता है कि जो ओवरऑल पिक्चर है, जो लार्जर पिक्चर जिसे हम बोलते हैं, उसमें देखने की जो आवश्यकता है वो वहीं दब जाती है कि ये पूरे देश के लिए चुनौती है, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता के लिए ये ऐसी समस्या है जो हर स्टेट में अपना सिर उठा रही है। तो अगर मैं नीरज जी यहाँ सॉरी, मैं आपको रोक करके एक बात यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे यहाँ का जो पुलिस स्ट्रक्चर है, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का प्रॉब्लम कहा गया। लॉ एंड वहाँ के जो लोकल प्रॉब्लम है उसको वहाँ की लोकल पुलिस हैंडल करेगी, ये कहा गया। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए, जो कि आज आईपीएस के लोग भूल रहे हैं, कि दे आर नॉट लोकलाइज्ड पुलिस। उनका कैरेक्टर क्या है? दे आर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर। मतलब अब वो लोकल को भी अगर जब हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके प्रोफेशनल एथिक्स में पूरे देश का पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दे आर वर्किंग फॉर द नेशन, not for a state or not for a district or not for a थाना। तो ये जो कनेक्टिविटी उनको रखनी चाहिए आईपीएस ऑफिसर्स, जो जैसे अमरावती की घटना घटी। अब अमरावती की घटना में पुलिस ने कह दिया कि हाँ चोरी डकैती का मामला है।
उसने ये नहीं कनेक्ट किया, हालांकि वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, लेकिन उसने ये नहीं कनेक्ट किया कि अरे इसके तार उन घटनाओं से जुड़ रहे हैं जो कि चैनल पर बार बार सर तन से जुदा वाली चर्चा हो रही है, उससे इसके तार कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। ये बात जो लोकल आईपीएस ऑफिसर है उसके दिमाग में आनी चाहिए। क्यों हमने इस तरह का कैडर बनाया, या मैं कहती हूँ कि क्यों ब्रिटिशों ने इस तरह का कैडर बनाया जहां पर हर आईपीएस ऑफिसर को पूरे देश में क्या चल रहा है उसकी उसको सोचने की ट्रेनिंग दी जाती है, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने लोकल जगह पे काम करते हुए भी वो पूरे देश के पर्सपेक्टिव को आंखों के सामने रखें। एनआईए तो अब आया, पहले नहीं था, है ना। एनआईए को निर्माण करने की जरूरत भी सरकार को इसलिए महसूस हुई कि सरकार को लगा कि अरे ये लोकलाइज पुलिस हो गई है आईपीएस कैडर, ये देश टोटल देश के लिए सोचने का जिम्मा ही नहीं उठा रही। हालांकि वही ऑफिसर एनआईए में जाएंगे तो वो पूरे देश की बात सोचेंगे, यानी लेकिन जब वो अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट में हैं तो वो इस बात को नहीं समझते हैं कि यहाँ भी उनकी जिम्मेदारी पूरे संविधान की उन्होंने शपथ ली हुई है, पूरे देश के लिए उन्होंने शपथ ली हुई है। इस बात को कहीं ना कहीं वो भूल रहे हैं, और इस ट्रेनिंग को मजबूत करने की मुझे लगता है बहुत बड़ी आवश्यकता है। एग्जैक्टली कि अगर ये ओरिएंटेशन हो, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए उनको, तो हम कम से कम एक लेवल तो सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक तो हम प्रशासन की, पुलिस की बात कर रहे थे, लेकिन इसके जो दूसरा लेवल है, जो पॉलिटिकल लेवल है, जब आप अमरावती की बात कर रही हैं तो उसमें संभवतः एक बहुत बड़ा जो घटक रहा होगा वो पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा कि भाई और इसीलिए अगर उसने इसको पूरे देश में जो माहौल चल रहा है उससे अगर जोड़ करके देखा होता तो उसने किसी न किसी को तो अलर्ट भेजा होता, किसी न किसी को तो उसने अलर्ट किया होता, जो कि उसने नहीं किया, जो कि उसने नहीं किया। तो ये जो खैर ये तो एक मतलब मैं इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया, या यही उदाहरण आप बाहर किसी के बाकी लोगों को अरेस्ट करने या उन पे मुकदमा दायर ना करने की बात को लेकर के मैं कह रही हूँ कि ये लोकलाइज्ड बात से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। शायद ये सोचते हो कि मेरा सरदर्द हो गया, ये काम बढ़ गया, या उनकी जो ट्रेनिंग है उसमें ये कमी आ गई है कि अभी वो पूरे देश के लेवल पर सोचने की जो उनकी एक रिक्वायरमेंट है, उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, उसको वो कहीं भूल रहे हैं। लेकिन तो लीना जी इसमें जो बिल्कुल मूलभूत समस्या है वो ये नहीं कि हमारा जो संविधान है वो इस तरह की थॉट से बना नहीं हुआ, और जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी क्योंकि मुस्लिम्स की अपीजमेंट करती रही, पैम्परिंग करती रही उनकी, तो जो ओवर आर्चिंग नैरेटिव जिसे हम कई बार बोलते हैं वो ऐसा है कि आपने किसी एक समुदाय को पिन पॉइंट नहीं करना, क्योंकि जैसे आप करते हैं तो आप पे कम्युनल का लेबल लग जाएगा, या लेबल नहीं भी लगेगा तो भी वो इस तरह का एक अंडर करंट है जो मीडिया के अंदर, वो ये है कि भैया ये तो भटके हुए नौजवान है, कुछ इस तरह से आइसोलेट करके उसको निपटाने की कोशिश की जाती है। प्लस आइडियोलॉजिकल लेवल पे तो इस पे कोई बात ही नहीं करता। हमारे पीएम से लेके नीचे जिस मर्जी लेवल तक चले जाएं कि हम विचारधारा की बात नहीं है, कि इस विचारधारा का ही जो मूल है वो एक्सपेंशनिस्ट है, वो सुप्रीमेसिस्ट है, वो डिस्क्रिमिनेटरी और हिंसा से युक्त है। हाँ, क्योंकि वो आप देखें कि ये जो विजन 2047 है उसमें वो बोल रहे हैं कि हमने चुन चुन के मारना है ताकि लोगों को टेरराइज कर सके। अब ये सीधा का सीधा आपको पता है कि कुरान की आयतें इस तरह की हैं जो ये चीजें सजेस्ट करती है, लेकिन द मोमेंट यू से ये बात जैसे ही आप बोलते हैं तो यार ये तो फ्रिंज एलिमेंट्स वाली बात नहीं हो जाएगी, हम ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, जबकि वो बिल्कुल कोल्ड प्रिंट में ये सब चीजें उपलब्ध है हमारे पास। तो ये जो गलती होती आ रही है वो तो 1947 से होती आ रही है कि उस समय भी
हमें ये बताया जाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, हालांकि वो बी आर अम्बेडकर स्वयं कहते हैं कि मैंने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हमें ये बताया जाता है कि लोग बड़े बुद्धिमान थे जिन्होंने ये काम किया है, बहुत सोच समझ के एक बड़ा विजनरी डॉक्यूमेंट बनाया है। पर तब तक सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक जो स्वामी दयानंद सरस्वती की है वो आ चुकी थी। उन्होंने इन सारी आइडियोलॉजीज को स्पष्ट करके बताया था कि इनके अंदर ये समस्याएं हैं। तो या तो संविधान बनाते समय इन चीजों को ओवरलुक किया गया, या जानबूझ के, अब ये बहुत बड़ा ब्लेम हो जाता है कि जानबूझ के उन्होंने इस तरह के माइनफील्ड बीच में क्रिएट कर दिए कि ये हो जाए। तो लेकिन अब हमारे पास उपाय क्या है? 75 साल तो हो गए ऑलरेडी। नहीं, देखिए, अगर जब हम बात करते हैं कि संविधान में तो कई एक संशोधन हो चुके हैं, तो संविधान में संशोधन कर पाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब ये हो सकता है, आपको जनमत भी बनाना पड़ेगा, आपको संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि और संविधान के संशोधन की आवश्यकता इसलिए हो जाती है कि जब हम किसी भी घटना को देखते हैं, किसी भी घटना को तौलते हैं, उसका आर्थिक पक्ष देखेंगे, राजकीय देखेंगे, सामाजिक देखेंगे, लेकिन अंततोगत्वा उसका न्यायिक पक्ष क्या है, ये देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए कानून क्या कहता है, ये देखना बहुत आवश्यक हो जाता है, और वो कानून सही हो तभी देश सही रास्ते पर जाएगा। कानून अगर गलत आपने बना दिया तो देश सही रास्ते पे नहीं जाएगा। जिसको हम आज कानून कहते हैं या संविधान कहते हैं, उसको ही हम पहले, एक जमाना ऐसा था जिसको हम अधिष्ठान कहा करते थे कि हमारा अधिष्ठान क्या, हम किस संस्कार को लेकर के हम आगे चल रहे हैं। तो और जो आपने सत्यार्थ प्रकाश की बात कही, खुद अंबेडकर जी भी जो उनकी पर्सनल राइटिंग्स हैं 32 से या 35 से लेकर के 47 के बीच में, उनके पर्सनल राइटिंग्स में वो कई बार इस बात को कह चुके हैं कि आपको मुस्लिम आक्रामकता से आपको निपटना अगर है तो आपको अपने तरीके दुरुस्त करने पड़ेंगे। लेकिन संविधान में उन्होंने इस तरह का कोई नहीं रखा, लेकिन उन्होंने, देखिए, उन्होंने एक, या संविधान बनाने वालों ने कुल मिलाकर के मैं कहूंगी एक बात उन्होंने जरूर की, उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर हम आरक्षण नहीं देंगे। तो शुरुआत उन्होंने सही की थी। इसको तोड़ा किसने है? इसको तोड़ा उसने है जिसने कहा कि हम धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर करके हम उनको बेतहाशा बजट देंगे। आज भी देखिए कि जब हम सरकार के बजट की बात करते हैं तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने माइनॉरिटीज के लिए इतना बजट दिया। मैं उससे मुझे कोई मतलब उससे मेरे मन में उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं है, इतराज नहीं है। लेकिन जो आप बजट दे रहे हैं वो, उससे आप किस प्रकार की मेंटालिटी को प्रमोट कर रहे हैं ये भी तो देखिए। और मैं एक छोटी बात कहती हूँ कि जैसे हमने कहा कि क्या देश में गरीब मुसलमान है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। क्या देश में ऐसा मुसलमान है जो कि खुल करके हिंसा की या लड़ाई की बात नहीं करता है? वो अपने काम में लगा हुआ है, वो अपनी वो भी सुख शांति की जिंदगी जीना चाहता है और उसी तरह से वो अपना व्यवहार भी रख रहा है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको कि पिछले 8-10 वर्षों में सरकार ने बहुत अच्छी तरह से बिना किसी भेदभाव के उनको हेल्प की है, उनको हेल्प मिली है, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। सवाल ये है कि क्या इस बड़ी लोक संख्या को हम ये समझा पाए हैं कि हमने तो सद्भावना से ये बात की, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास, इसमें हम अपनी सद्भावना को रख रहे हैं। लेकिन कुछ
ऐसे लोग हैं जो कि दुर्भावना को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो इस सद्भावना का लाभ उठा रहे हैं, तो आपको भी तो कहना पड़ेगा कि ये दुर्भावना गलत है। ये हम उनको समझाने में सफल नहीं हुए कि सद्भावना का उत्तर सद्भावना से दिया जाता है। ये संस्कार हम उनको देने में सफल नहीं हो रहे हैं। इस बात को आप सोचिए। और नीरज जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, बड़ी कल की घटना है। जी बताइए, आप जी, बताइए। ये जो आपने कहा कि हम उन्हें समझा नहीं पाए कि सद्भावना के प्रति सद्भावना का रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। तो जी, हाँ जी, तो इसमें प्रश्न तो फिर वही आ जाता है कि उनका जो पूरी का पूरा आइडियोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है, वो आपको सह अस्तित्व की अनुमति ही नहीं देता। अनुमति नहीं क्योंकि देता। जो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है कि उनकी जो गाइडेंस है वो जिन बुक्स से आती है, उन बुक्स में एक बड़ी क्लियर बाइनरी एक डिवीजन है बिटवीन एक कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी जो परमानेंटली हॉस्टाइल है, और उस हॉस्टिलिटी को डिवाइन सैंक्शन है। और ये डिवाइन सैंक्शन बोलती है कि आपने एक को सुपर सीड करना है, उसके ऊपर अपनी थॉट को इम्पोज करना है। तो जब ऐसा इनबिल्ट है तो आप उसको कैसे तोड़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर काम क्या किया कि 2014 से पहले आपको याद होगा कि हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता था, लोग मरते थे, कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी, लोगों को गोलियों से मार दिया जाता था, बड़ा रूटीन में हो रहा था, ये हमें उसकी आदत लग गई थी। लेकिन 2014 के बाद ऐसी घटनाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर तक लिमिटेड है, अदरवाइज आपको छिटपुट कोई इंस्टांस मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलता। तो ये मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी जी। लेकिन ये जब हम आइडियोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया। अब देखिए, बेतहाशा लड़कियों की हत्या की जा रही है लव जिहाद में फंसा के, तो उन्होंने अपने टूल्स, अपना मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया है। लेकिन जब हम आइडियोलॉजी के लेवल पे उनको पैम्पर कर रहे हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में ला रहे हैं, इसका मतलब कि क्या मोदी जी उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ले रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गंभीर स्थिति को जन्म दे देंगे। अगर जो और इसको आप इन लाइट ऑफ 2047 डॉक्यूमेंट देखिए, वो कह रहे हैं कि अपने लोग की पोजीशंस पे हो ताकि वो हमें साथ दें, और ऐसा हमने होते हुए देखा। जी, तो बल्कि जब जब ये अग्निवीर वाली योजना सरकार ने लाई, तो मैंने कई जगहों पर इस तरह की चर्चा सुनी और देखी, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम समुदाय है वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी योजना है, इसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहिए, और अपने लोगों को इस अग्निवीर समस्या से जो दो फायदे हो रहे हैं। एक, हमें तत्काल जो हमारी बेरोजगारी है वो समाप्त हो रही है, भले ही वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए समाप्त हो रही हो, लेकिन तत्काल प्रॉब्लम तो समाप्त हो ही रहा है। दूसरा, इन 4 वर्षों में हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, हमें अपने आप को कंसोलिडेट करने का समय मिल रहा है, व्यक्तिगत रूप से मैं कहती हूँ। तीसरा, जब हम यहाँ से वापस लौटेंगे तो हमारे पास इतनी आर्थिक क्षमता होगी कि हम अपना कुछ काम खड़ा कर सकें। तो इसका मतलब हम जो अभी समृद्धि के नीचे की या संपन्न के नीचे की अवस्था में है, उसको हम संपन्नता की तरफ हम ले आए। अब संपन्नता के आगे हम हिंसा भी करेंगे या नहीं, इस बारे में मैं अभी नहीं कुछ कह रही, लेकिन इतनी तो समझ में है कि 3 स्टेप्स के लिए तो वो मुखर होकर के वो बोल रहे हैं कि ये 3 स्टेप्स हमारे लिए अच्छी हैं। चौथी वो जब तक नहीं बोल रहे हैं तब तक मैं भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन 3 स्टेप्स के लिए तो बोल ही रहे हैं। जी लीना जी, के लिए तो बोल ही रहे हैं, लेकिन और इसका उलट आप देखिए, कि कई जगहों पर अनगिनत तरीके से देश की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, ये कह करके कि ये योजना बहुत ही बुरी है,
भाई बुरी है तो तुम सामने आकर के चर्चा करो, बताओ इसमें क्या बुराई है, बताओ तुम इसमें क्या सुधार चाहते हो। योजना डिक्लेयर हुई और उसके दूसरे ही दिन से चिंगारी और आग जनी शुरू हो गई। इसका मतलब उसके पीछे कोई विचार नहीं था, कोई सोच नहीं था, कोई संवाद की भावना भी नहीं थी, है ना। तो अब इसमें कौन लोग थे शामिल वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो इस तरह की योजनाएं आती हैं, जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि की पोजीशन पे अपने आप को बैठाओ, जो 2047 का जो उनका विजन डॉक्यूमेंट, राष्ट्र को भारत को इस्लामिक बनाने का जो विजन डॉक्यूमेंट, उसमें तो वो यही कह रहे हैं कि की पोजीशंस को ऑक्यूपाई करो, है ना। ओवैसी कह ही रहे हैं कि देश में हमारे मुस्लिम पंतप्रधान होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन नीरज जी, मैं एक बहुत ही कल या परसों की एक बात है, उससे मैं आना चाहती हूँ। हमारा पड़ोसी देश है ब्रह्मदेश या बर्मा, या जिसको म्यांमार कहा जाता है, जहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन बौद्धों की और माइनॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिमों की है, जिनको हम रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। और जब उनके क्लैशेस हुए और किसी कारण से जब तक रोहिंग्या जीते रहे, उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो वो अपना सुप्रीमेसी बनाए रखी, हिंसाचार करते रहे। लेकिन जब अहिंसावादी बौद्धों ने भी कहा कि भाई ये बहुत हो गया, अब हम इसको नहीं सहेंगे, और उन्होंने भी वापस शस्त्र उठा लिए, और उन्होंने जब रोहिंग्याओं को धकेलना शुरू किया, तो वो भाग करके बांग्लादेश के रूट से भारत में। अब लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे आ गए, है ना। जो भी आए हों, अभी काफी संख्या में वहां पर रोहिंग्या हैं, और वो उसी तरह से उपद्रवी मेंटेलिटी के हैं, उसी तरह से वो अभी भी उपद्रव में लगे हुए। कल या परसों म्यांमार सरकार ने ये घोषणा कर दी कि चूंकि ये उपद्रवी हैं, हिंसाचार फैला रहे हैं, इसलिए हम इनका वोटिंग राइट छीन रहे हैं। तो करीब करीब 40 लाख रोहिंग्या मुसलमानों के वोटिंग राइट म्यांमार सरकार ने रद्द कर दिए। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी, और मुझे लगता है कि कितनी सही स्टेप उन्होंने उठाई है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और कि मैं जब भी कभी पहले जब छोटे पैमाने पर जनसंख्या नियंत्रण की बात आती थी, और लोग कहते थे कि हाँ, तो अगर किसी फैमिली में 2 से अधिक बच्चे हैं, वो जनसंख्या कानून का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, तो उनको सरकारी नौकरी में नहीं रखना चाहिए। तो इसके ऊपर मुझे याद आता है कि करीब 5 से 7 साल पहले की बात है कि आसाम में जो बदरुद्दीन साहब हैं, उन्होंने ये कहा था कि हाँ, कर दो कानून पास, बना दो कानून कि उनको सरकारी नौकरी में नहीं रखा जाएगा, हम कौन सा सरकारी नौकरी पे अड़े हुए। तब मैंने कहा था कि ये बात इन्होंने बड़ी सही उठाई है, और इसका मतलब कि सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरह का कानून कारगर नहीं होने वाला है, और अगर आपको कारगर कानून चाहिए तो वो कानून ऐसा हो, वो कानून ये भी नहीं कहे कि उन बच्चों को ये सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों का क्या दोष है ना। तो बच्चों को ये सुविधा नहीं मिलेगी ऐसा ना कहे सरकार केवल ये कहे कि उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगी। ठीक बात। तो मैं ये नहीं कहती कि अगर जनसंख्या बड़ी हो और वो अगर हिंसा पे उतर जाए, तो वोटिंग राइट्स हो या ना हो, वो शस्त्र अगर उनके हाथ में है, अगर उनके हाथ में चाकू है, तो चाकू तो चलाएंगे ही चलाएंगे। अगर उनके दिमाग में ये भर दिया गया हो कि चाकू चलाना ही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी रसूल की शान है, या यही तुम्हारे रसूल की आज्ञा है चाकू चलाना, तो फिर वो चाकू तो वो चलाएगा अगर उसके हाथ में। जी। लेकिन कम से कम हम उसके वोटिंग राइट को तो रोक रहे हैं।
एक स्टेप तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसका स्टेप बाय स्टेप विचार होना चाहिए, इसमें कानून के पक्ष को बड़े मजबूती से और सतर्कता से देखना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसको आप डिस्बैंड करिए, या आप अल्पसंख्यकों को डिफाइन करिए 5% या 7% की जो पॉपुलेशन है, और इसको भी आप स्टेट वाइज बनाइए। अगर वो पॉपुलेशन वहां स्टेट के लेवल पर अगर 5% या 7% से, चलिए 7% मान लेते हैं, अगर 7% से ज्यादा है तो उस स्टेट में उसको माइनॉरिटी के हक नहीं मिलेंगे। तो भले ही कोई सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय का व्यक्ति अगर गुवाहाटी में आकर के काम कर रहा है तो वहां वो माइनॉरिटी का है, उसको आप दीजिए जो सुविधा देना चाहते हैं। पंजाब में नहीं दिया जाए। तो इस तरह से आप ये जो कानून की जो आपकी धारा है इसको आप सुधारिए, इसको डिफाइन करिए कि आप अल्पसंख्यक किसको कहें। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी तरफ इशारे कर चुका है कई बार कि आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सोचो, सॉरी स्टेट लेवल पर सोचो, आप इसको पूरे देश के लेवल पर मत सोचो। ये कह चुका है स्टेट सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। तो इसको एक तो पहले तो आप ये कर सकते हैं, जो 7% से ऊपर है दे विल नॉट बी कॉल्ड माइनॉरिटी, दे विल बी लाइक एनी अदर नॉर्मल सिटीजन। तो जो धारा 30 का जो उनको संरक्षण या प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, और जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो उनको, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से जो उनको बेतहाशा सुविधाएं और पैसे दिए जा रहे हैं, वो उसको आप खत्म करिए। ये 2 कानूनी स्टेप्स है। आप ब्रह्मदेश ने जो उदाहरण पेश किया है उस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि जिनके ऊपर आप प्राइमा फेसी देशद्रोह का मुकदमा लगता हो, उसको आप वोटिंग अधिकार से वंचित रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नवाब मलिक की केस, महाराष्ट्र की केस है, मैं आपको याद दिलाती हूँ। नवाब मलिक मंत्री हुआ करता था, वो फंसा ये कह करके कि जो दाऊद की जो प्रॉपर्टी है उसके डीलिंग्स में उसका हाथ है, उसको ब्लैक से व्हाइट बनाने में उसका हाथ है, उसकी दाऊद की फैमिली को सपोर्ट करने में, बचाने में उसका हाथ है। तो इन सारी डीलिंग्स की वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई। अब हमारे कानून में क्या कहा जाता है कि गिरफ्तारी हो या उससे मुकदमा दर्ज हो, लेकिन उसे तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसको सजा नहीं सुनाई जाती, जब तक उसको दोषी डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक वो निर्दोष है। लेकिन कोर्ट ने एक दूसरी छोटी दूसरे उसके अंतर्गत उसने एक और व्याख्या बनाई है कि प्राइमा फेसी अगर दोषी है तो उसको जमानत नहीं मिलेगी। इसीलिए जो लोग जेल अगर जा रहे हैं पूछताछ के लिए, अगर उनको जेल में रखने की जरूरत पड़ रही है तो कोर्ट इस बात को भी सुनती है और फैसला करती है कि क्या इसको जमानत दी जा सकती है। और जहां जमानत दी जा सकती है वहां जमानत दी जाती है। लेकिन जहां कोर्ट को लगता है कि नहीं, जमानत देने में जो प्राइमा फेसी एविडेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उससे छेड़छाड़ हो सकती है या उसमें कोई नुकसान हो सकता है, वहां पर कोर्ट जमानत नहीं देती। तो इस तरह से नवाब मलिक तो जेल में था। अब जब उसको एक एमएलए की हैसियत विधानसभा में वोटिंग करने की जब उसने इच्छा प्रदर्शित की और बाकी लोग जब उसके अगेंस्ट कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि वो जो प्राइमा फेसी दोषों के आधार पर जो जेल में अगर है तो हालांकि वो सजा याफ्ता नहीं है, फिर भी उसको विधानसभा में वोटिंग राइट्स नहीं है। तो एक तरह से तो सुप्रीम कोर्ट ने आधा स्टेप तो उठा ही लिया। तो जितने को आप अगर उन पर गंभीर देशद्रोह का प्राइमा फेसी अगर केस बन रहा है, जैसे फुलवारी शरीफ के उस ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाला जो अतहर जो भी कोई है, अभी बिहार में इलेक्शन आएंगे, क्या
आप उसकी वोटिंग, उसको क्या आप वोट करने देंगे? मेरे विचार से नहीं देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही ओपनली सबकी आंखों के सामने वो ये कह रहा है कि हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसलिए हम ये सारी तैयारी करें, इसलिए हम ये हिंसा कर रहे हैं। जो कि बिल्कुल ठीक बात। जो कि दूसरा सवाल फिर ये भी आता है कि क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का विचार या मुहिम कोई अगर चलाता हो तो क्या वो कानूनी जायज है? ये भी हमें सोचना चाहिए कि अगर कोई कहे कि हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते, कोई कहे कि हम भारत को क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहते, तो क्या उसको हम जायज, और हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तैयारी पूरी तरह से हिंसा की रहेगी। मैंने सतर्कता की बात कही, मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक वाकया ऐसा हुआ कि सिकंदराबाद से चल रही ट्रेन जो कि बिहार होते हुए बंगाल में पहुंचनी थी, उस ट्रेन के डिब्बे में धमाका हो इस तरह का कोई उपकरण उसमें जुड़ाया गया और उसको रखा गया। वो दो केमिकल्स अलग अलग थे, उसके बीच में उनको कोई एक सेपरेटर रखना था, पार्टीशन रखा जाना था, और उस पार्टीशन को रिमोट कंट्रोल से चला करके उसको पार्टीशन को हटाया जाना था ताकि वो दोनों केमिकल्स मिल जाएं और बड़ा धमाका। तो रिमोट कंट्रोल का टाइम 20 से अधिक घंटे के लिए सेट किया गया था ताकि ट्रेन जब वहां पहुंच जाए बिहार बंगाल की तरफ तब धमाका। गलती से जिसने ये सेटअप किया, उनकी गलती से पार्टीशन में उन्होंने कार्डबोर्ड लगाया और कार्डबोर्ड केमिकल की वजह से जल्दी पिघल गया, तो रिमोट दबने से पहले ही पार्टीशन खत्म हो गया, केमिकल मिल गए और धमाका हो गया। देश का सौभाग्य कि धमाका ऐसे समय पर हुआ जबकि वो ट्रेन और वो डिब्बे एक यार्ड में खड़े थे, वहां आसपास कोई नहीं था, कोई जनहानि नहीं थी, एक भी व्यक्ति नहीं मरा, लेकिन धमाका हुआ, डिब्बा उड़ गया। अब दोषियों को सिकंदराबाद में पकड़ा भी गया, उन पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन नीरज जी, आपको आश्चर्य होगा कि उन पर कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग का मुकदमा नहीं है। उन पर देश में बड़ी भारी संख्या में जनहानि करने का मुकदमा नहीं है। उनके ऊपर केवल बम रख करके धमाके का प्रयास किया, इस तरह का एक छोटा एफआईआर लगा, छोटी धारा लगी। हम इतने गधे हैं कि जब वो मुझे गोली मार देगा और जब मैं मर जाऊंगी तब मैं कहूंगी कि इसने हत्या की। लेकिन अगर वो मेरे सर पे पिस्तौल रख रहा है और आपने आकर के उसके पिस्तौल को झटक दिया और मैं बच गई, तो उस पर हत्या का आरोप नहीं लग सकता है। ये हमारा कानून कहता है। उसके इंटेंशन को नहीं देख रहा है, उसकी कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग को नहीं देख रहा है। और अगर ये हो जाती घटना तो कितना बड़ा इससे नुकसान हो सकता था, इस बात को हमारा कानून नहीं देख रहा है। और ये जो अभी विजन डॉक्यूमेंट 2047 आया है, इसमें आप मेरे से लिखवा लीजिए, इसमें कानूनी पेंच जब चलाए जाएंगे तो उनकी तरफ से जो वकील खड़े होंगे वो यही कहेंगे, अभी कुछ हुआ तो नहीं, धमाके तो हुए नहीं, इस्लामिक राष्ट्र तो बना नहीं, हिंसाएं तो हुई नहीं, फिर आप इन पे क्यों कर मुकदमा चला रहे हैं, किस बात का मुकदमा चला रहे हैं? तो छापने में इन्होंने कुछ गलत शब्द लिख दिए, ठीक है, ये मुकदमा आप चलाइए। छापने में इन्होंने गलत शब्द लिख दिए, ये मुकदमा आप चलाइए। लेकिन वही नुपुर शर्मा जब कुछ गलत शब्द कह देती हो
तो उसकी जिम्मेदारी लेकर के देश में हजारों हजारों लोगों को कत्ल करना कानूनन हो जाता है। ये और ये फर्क मीडिया भी कर रही है, ये फर्क प्रशासन भी कर रहा है, ये फर्क सरकार भी कर रही है, ये फर्क सरकार में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए राजकीय पक्ष भी कर रहे हैं। तो ये सतर्कता का अभाव जो है, इसकी तरफ जी मैं आपके प्रेक्षकों का ध्यान मैंने दिलाने की कोशिश की जी। और अब आप बताइए। हाँ, आपकी बात ठीक है कि अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स भी ले लिए जाते हैं कि इनका जो मताधिकार है वो लिया जा सकता है, जो जो आपने सजेशन है बिल्कुल ठीक है। और मैं तो उसमें एक ही बात ऐड करता हूँ सदाई, जो आपने भी इनडायरेक्टली तो कही है, कि हमें इंटेंशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसको और हमें जो अपनी उनकी तैयारी थी, जो उनकी पूरी तैयारी उन्होंने जिस हद तक की थी, उस तैयारी से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, जैसे सिकंदराबाद वाली केस को मैंने बताया। और ये ऐसा है ना, उन पर आपने बड़ी संख्या में जनहानि का मुकदमा तो आपने वो वाली धारा तो लगाई ही नहीं है। और ये एक जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ लोग पकड़े गए हैं, हमें क्या पता 10 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी और हैं जो यही काम कर रही हैं अभी। बिल्कुल, वो अपने विजन डॉक्यूमेंट में कह रहे हैं कि हमने 2500 लोग तैयार किए, लेकिन ये किसे पता कि उनके जैसे दूसरे 4 ऑर्गेनाइजेशंस और हैं, और वो अगर 5-5 हजार लोग तैयार कर चुके हो तो। और उस पर जो तुर्रा है वो ये है कि हम कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज है बेचारे, दबे कुचले, इनको तो संरक्षण देने की आवश्यकता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखिए कि खैर इसकी चर्चा हम कभी और कर लेंगे, मैं वो विषय अभी नहीं उठाना चाहती, लेकिन ये पूरा एक जो मुस्लिम समाज है जो कि 15 से 20% की रेंज में आ चुका है, 7% से तो कब का वो ऊपर उठ चुका है। मेरे विचार में सबसे पहली स्टेप जो सतर्कता की जो पहली स्टेप है, पहली सीढ़ी, वो ये है कि उनके लिए जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, उन डिपार्टमेंट को घोषित कर देना चाहिए कि ये अब केवल उन समुदायों के लिए हैं जो कि 7% से कम की बाकियों के लिए नहीं। एक प्रश्न है, हमारे दर्शक हैं जी। More privileges given to Muslims in Uttar Pradesh. Implement Sachar Commission report. Promote conversions. Pink revolution. Modi government will destroy Hindus. We need educated PM like you. नीरज जी, श्रीलंका टाइप आंदोलन। तपस्वी स्वाहाजी, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई नियत है, ना ही मेरी कोई इच्छा है पॉलिटिक्स में जाने की, तो मैं तो नहीं करूंगा। मुझसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत योग्य लोग हैं, तो इसे तो अभी लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ जी, कि देखिए जब 2014 में हमारी जो आज की सरकार है वो जब जीत करके सरकार में आई, उन्होंने सरकार बनाई, और 2019 में भी उनको बड़ी जीत मिली और अधिक अपना समर्थन लेकर के उन्होंने सरकार की। दोनों ही समय उनके जो वोटर्स हैं, ये मत भूलिए कि उनके वोटर हम और आप हैं। तो उनके जो वोटर्स हैं उन्होंने एक नैरेटिव बना करके दिया हुआ था कि हमें अयोध्या में राम मंदिर चाहिए और हमें कश्मीर से 370 हटाना चाहिए। ये दो बातें हमें चाहिए। ये मैंडेट, ये नैरेटिव वोटरों ने बना करके उनके सामने 2014 में भी रखा था और 2019 में भी। अब हुआ क्या कि एक वर्षों से सजाया हुआ मैंडेट हमने उनको दे दिया और फिर वर्षों तक सोने की हमने तैयारी कर है ना। अब हम वर्षों तक सोए रहेंगे, तो जब हम उनको कोई नया मैंडेट दे ही नहीं रहे, नया नैरेटिव दे ही नहीं रहे कि आज जब आप चुन करके आएंगे 2024 में,
तो आपको देश के लिए ये करना है। ये मैंडेट हम कहाँ उनको दे रहे हैं? नहीं, हम दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं हम तो। नहीं हम तो उनसे बिल्कुल। देखिए, ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये उसी दिशा में प्रयास। हम राजकीय चुनाव नहीं लड़ सकते, तो कम से कम हम सामाजिक जागरूकता उसको फैला सकते हैं। वो काम हम जितना हमसे बन पा रहा है कर रहे हैं, जितना आगे हो सकता है करते रहेंगे, करने चाहिए सबको। जी। मैं उसके दिशा की तरफ ध्यान देना चाहती हूँ कि जैसा हमने 2014 में या 2019 में एक नैरेटिव सेट करके उनको दिया, जो चुनाव लड़ रहे थे उनको, उसी तरह से अब जो 2024 में चुनाव लड़ने की जो जोर शोर से तैयारियां हो रही, या उससे पहले 2023 में चुनाव है, उससे पहले 2022 में कुछ चुनाव हो सकते हैं, इन सबों को हमने देने के लिए हमने कौन सा नैरेटिव हमने सिलेक्ट किया है। जी। एक राष्ट्र के स्तर पर, एक समाज के स्तर पर हमारे सामने अभी क्या नैरेटिव है। मान लीजिए कि आप मोदी जी की जगह चले जाते हैं, या मैं चली जाती हूँ, या जो हमसे प्रश्न जिन्होंने पूछा वो चले जाते हैं मोदी जी की तरफ, मोदी जी की जगह से, तो उनके सामने जो लोक भावना से आया हुआ नैरेटिव उनके सामने क्या है? हाँ, मैं बता देता हूँ जी। ये मैं रखा है, सारे मदरसे तत्काल बंद किए जाएं। ओके। अल्पसंख्यक मंत्रालय और कमीशन तुरंत बंद किया जाए। दूसरा है, नहीं उसको रखा जाए, उसमें से कुछ 7% से नीचे जो है उनके लिए रखा जाए, या हाँ, चलिए वो ठीक है। तीसरा, घर वापसी या मानवीकरण मंत्रालय का गठन किया जाए। ठीक है। मोहम्मद का असली जीवन सभी को पढ़ाया जाए। वक्फ बोर्ड को निरस्त किया जाए। वो सभी मस्जिदें जिन्हें मंदिरों को ध्वस्त करके बनाया गया था, पुनः मंदिर बनाए जाए। अन्य सभी मस्जिदों को सामूहिक केंद्र अथवा स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाए। जिन्हें लगता है कि जिहाद और किताल फी सबीलिल्लाह उनका फर्ज है, उन्हें निर्वस्त्र करके पाकिस्तान की सीमा के पार धकेल दिया जाए। नहीं, उसी का इक्विवेलेंट ब्रह्मदेश ने कर दिया कि उनकी वोटिंग राइट्स निकाल। जी। जो छात्रवृत्तियां अल्पसंख्यक होने के कारण दी जा रही हैं, वो सभी निरस्त की जाए। उन्हें केवल आर्थिक निकष सबके लिए। जो ऐसी पुस्तकों पर विश्वास करते हैं जो मजहब के आधार पर भेदभाव करती हैं, उनकी नागरिकता रद्द की जाए। ये 10 सूत्र हैं अभी जो हमने दिए हैं, लेकिन और बनाए जा सकते हैं, पर मुझे लगता है मैं बस एक कमेंट करना चाहूंगी कि 10 चर्चा सत्र चलाइए और हर एक को आप एक्सप्लेन करिए कि ये क्यों आवश्यक। ठीक है, करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा ये तो। ठीक है। जी। तो निष्कर्ष यही है कि ये जो अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों का पुष्टिकरण हो रहा है, ये किसी भी मानक पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि पहली बात तो अल्पसंख्यक है ही नहीं है। अगर हम बिल्कुल नेचुरल जस्टिस के हिसाब से देखें तो ये जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। और बाकी आपकी बात ठीक है, 10 पॉइंट्स पे मैं अलग अलग चर्चा रखता हूँ, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। जी लीना जी, सभी सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। हमें अपने कानूनों में सुधार लाने की आवश्यकता है, और हमारे पुलिस प्रशासन को दोबारा एक वो ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अगर हमें लग रहा है कि उनका ट्रेनिंग कम पड़ रहा है, तो उनके ट्रेनिंग की उनको रीट्रेन करने की आवश्यकता है कि तुम लोकल ही काम कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी पर्सपेक्टिव जो है वो पूरे देश के लिए होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तुम्हें बिंदु से बिंदु जोड़ने की उतनी समझ होनी चाहिए, वो तुम्हारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। तो ये को भी हमें सतर्क करना पड़ेगा, और हमें अपना नैरेटिव
हो सकता है कुछ लोग आपके पूरे नैरेटिव से एग्री ना करें, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो कम से कम अपना नैरेटिव इसी तरह से 10 बिंदु 10 मुद्दे बना करके वो लिखें तो सही, उसको लोगों में बताएं तो सही, अपना मत रखें तो सही। ये जागरूकता भी आवश्यक। जी जी लीना जी, सभी दर्शकों की ओर से और मेरी ओर से आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए और आपने जी हमें ये सब जानकारी दी, और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो आपका बोलते हैं ना कि मिनिमम दायित्व बनता है वो तो पूरा करें। बेल आइकॉन को दबाएं जिन्होंने बाद में देखना आरंभ किया है, और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं। इसी के साथ ये तीसरी की ओर बढ़ते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।